अभी हम लोग जो भारतीय स्वातंत्र्य समर या स्वातंत्र्य संग्राम है उसके बारे में थोड़ी सी अधिक सविस्तर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात ऐसी है कि इसके आगे जो 10 घंटे का हमारा प्रोग्राम है इसमें हम लोग 1857 ऑनवर्ड्स 1857 के बाद जो हुआ उसके ऊपर ही ज़्यादा तक फोकस कर लेंगे, क्योंकि ये जो राज है ये राज है ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्टली ओवर इंडिया। तो इसके लिए हम लोग 1857 इसके आगे वाली बात अभी शुरू करेंगे। मगर आज ये सब पहला लेक्चर आप समझिए, ये शुरू करने से पहले ये सब अच्छी तरह से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। जब भी अंग्रेज लोगों ने भारत जीता तो उसको बहुत अलग अलग ढंग से जीता। सभी भारत एट ए टाइम एक साथ नहीं जीता गया। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टेरिटरी है, ये बंगाल टेरिटरी ब्रिटिशों के हाथ में पहला आ गया था रूल करने के लिए। उसके पहले भी उनकी फैक्ट्रीज थी, मगर एज ए प्रोविंसी, जैसे कि बड़ा प्रोविंसी करके पार्ट है तो प्रोविंसी करके ये पार्ट पहली बार आ गया ब्रिटिश लोगों के हाथ में। तो बंगाल को उन्होंने फंडामेंटल एक बुनियादी तौर से निश्चित किया। तो उसके आगे जाके उन्होंने अलग अलग प्रांत जीत लिए और फिर सबको एक साथ जमा लिया, मगर उसमें भी दो अलग अलग हिस्से थे। एक हिस्सा आता है जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का प्रत्यक्ष रूल, प्रत्यक्ष कारोबार ब्रिटिश लोगों का चलता है वो, और दूसरी चीज होती है कि जो यहाँ पे छोटे राज्य थे, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी देखा था और हिस्ट्री में आपको पता रहेगा कि भारत में छोटे छोटे राज्य लोग रहते थे, अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रिक्ट, हर जगह नहीं मगर यूजुअली वी कैन कंसिडर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वो राज्य होता है राज्य लोगों का। कभी कभी थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, मगर अप्रोक्सीमेटली एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ऐसे बहुत सारे राज्य लोग थे, उनके ऊपर जो आता है वो सम्राट। तो अभी ब्रिटिश शासक बन गए सम्राट। उनके राज्य में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राज्य लोग जो थे वो राज्य बन के रह गए थे, राज्य ही थे, उनको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट्स। तो भारत दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, जहां पे ब्रिटिश लोगों की प्रत्यक्ष सत्ता है वो पार्ट, और दूसरा भाग जो है भारत का उसमें ब्रिटिश लोगों की अप्रत्यक्ष सत्ता है। अप्रत्यक्ष सत्ता मतलब कैसे है कि जिसमें प्रिंसली स्टेट है तो वो स्टेट का चीफ, वो जो प्रिंस रहेगा वहां पे वो, मगर उनको ब्रिटिश लोगों के कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ता था। तो ऐसे करके पूरी भारत पे ब्रिटिश लोगों का प्रत्यक्ष राज नहीं था। अभी मैं एक बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं कि पूरा भारत ब्रिटिशों के हाथ में था, मगर आप अगर मैप निकाल के देखेंगे तो बहुत जगह पे, जैसे कि हैदराबाद, ये एक बड़ा प्रिंसली स्टेट है, तो हैदराबाद स्टेट यहाँ पे महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है जिसे बोलते हैं मराठवाड़ा, वो पूरा हैदराबाद स्टेट का पार्ट था। कर्नाटक का बहुत बड़ा हिस्सा ये भी हैदराबाद स्टेट का था, और तेलंगाना का बड़ा हिस्सा ये भी हैदराबाद स्टेट का था। तो ऐसे पूरा मिला के स्टेट हो गया हैदराबाद, जहाँ पे निजाम उल मुल्क इसका राज चल रहा है, मगर वो ब्रिटिश शासक जैसे बताएंगे उसके हिसाब से रूल करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष ब्रिटिश सत्ता। और जैसे कि मुंबई है तो ब्रिटिश लोगों के हाथ में है, तो प्रत्यक्ष मुंबई की सत्ता जो है वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में है। तो ऐसा भारत दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। अभी यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने शुरुआती हिस्से में जो स्कूल चालू किए उनमें से यही चीज पढ़ाना चालू किया कि आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, जग कहाँ पे चल रहा है और आप कहाँ पे चल रहे हैं।
तो आपका काम है, जो एजुकेटेड लोग हैं उनका काम है अपने समाज के प्रति जागरूकता निर्माण करना। और इसीलिए आपको पता चलेगा कि 1818 के बाद भारतीय समाज व्यवस्था में बहुत अनन्य साधारण परिवर्तन होने की शुरुआत हो गई। जैसे कि सती जो प्रैक्टिस चल रही थी, वो निस्संशय रूप से हम लोग बोलेंगे कि सती की प्रैक्टिस समर्थनीय है ही नहीं। सती की प्रैक्टिस जो है वो बहुत बुरी प्रैक्टिस चलती थी। इट वॉज अ मर्डर स्ट्रेट वे, और अच्छे खासे तौर से धार्मिक रूप से वो मर्डर ही होता है। तो ये बंद किया। ब्रिटिश लोगों ने जो अच्छे काम किए उसमें वो भारत में जो समाज सुधारना किया वो बहुत अच्छा काम ब्रिटिश लोगों ने किया। मगर इसके प्रति क्या हो गया कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो अपने समाज की सुधारना करने में व्यस्त रह गया, और ब्रिटिश लोगों का राज अच्छी तरह से चलता रहा। तो जैसे कि सती की प्रथा है, अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम, अस्पृश्यता, ये बहुत बुरी समस्या है भारत में। जैसे कि हम लोग मानते हैं सभी मानव एक थे, तो उसमें धर्म के आधार से, वंश के आधार से या और किसी जाति के आधार से भेदभाव करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसीलिए ये जो काम ब्रिटिश लोगों के पुरस्कार से हो रहा था, पुरस्कार से मतलब एनकरेज करके, तो ये काम बड़ा अच्छा ब्रिटिश लोगों ने किया कि भारत में समाज व्यवस्था में परिवर्तन करने की शुरुआत हो गई। मगर 1858 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट रूल भारत में चालू हुआ। रानी के डिक्लेरेशन में, रानी ने, जो ब्रिटेन की रानी थी, उन्होंने जो क्वींस डिक्लेरेशन करके दिया था, उसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस उन्होंने दिए थे। मगर धीरे धीरे पता चला कि ये कोई फॉलो नहीं हो रहा। भारत में ब्रिटिश लोग एक्सप्लॉइटी, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, ये सब भारत का शोषण ही कर रहे हैं। मगर उस जमाने में बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, या अगर आ रहा रहेगा तो वो प्रकट तौर से बता नहीं पा रहे थे कि भारत पे ब्रिटिश लोग क्यों राज कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते थे उनके हिसाब से ब्रिटिश भारत में आ गए, ये बड़ी अच्छी बात है, भगवान ने ही ब्रिटिश लोगों को भारत में भेज दिया है, तो ब्रिटिश लोग आ गए हैं, उसका फायदा लेके हमें ये करना है कि भारत में सुधारना बनानी है, भारत की उन्नति करनी है, एजुकेशन लेना है। और ऐसे करके ये लोग हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे थे, तो विद्वान लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था तभी कि भारत में ब्रिटिश लोग क्यों आ गए हैं। मगर एक चीज हो गई, जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स थे, जैसे कि उनमें अग्रक्रम से हम लोग नाम लेंगे दादा भाई नौरोजी। ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। उनके साथ न्यायमूर्ति रानडे, जस्टिस रानडे करके बोलते हैं। ये सब लोगों ने अच्छी तरह से देखने के बाद उनको पता चला कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे आके भारत का आर्थिक शोषण बना रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी ने फिर उनका सिद्धांत दिया आर्थिक निस्सारण, मतलब ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ। अभी ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे ड्रेन कैसे करते थे, मतलब हमारा जो संपत्ति का निस्सारण है वो कैसे करते थे। देखो, हम लोग ब्रिटिश लोगों के पहले के आक्रमकों की बात करेंगे। अगर आपको पता रहेगा तो शक, हूण, ग्रीक, कुषाण, ये ऐसे सब नोमैड्स या कुछ सिविलाइज मगर नोमैड के तरीके से भारत के ऊपर हमला करने आए थे। एक्सेप्ट अलेक्जेंडर, बाकी सब आक्रमक भारत पे आके भारत में ही रह गए। उन्होंने लूटा, बर्बाद किया, जो भी कुछ है, मगर भारत का जो पैसा है वो भारत में ही सर्कुलेट होता रहा, भारत से बाहर नहीं गया। इसके बाद दौर आता है इस्लामिक आक्रमकों का। ये सब जो आउटसाइडर इस्लामिक आक्रमक थे, उन्होंने भारत को लूटा, जैसे कि अरब इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद करीबन 300 साल के बाद आया हुआ मोहम्मद गजनवी। मगर
मोहम्मद गजनवी ने जो लूट किया भारत का, वो एक छोड़ दिया तो बाकी उसके बाद जो इन्वेडर्स आ गए, इंक्लूसिव ऑफ मुगल्स, उनकी खासियत ये है कि उन्होंने लूटा रहेगा मगर वो जो संपत्ति उन्होंने निकाली भारत से वो उनके पास ही रह गई और वो भारत में ही रह गए। मतलब भारत की संपत्ति जो है वो भारत में ही रहती थी, विथ फ्यूअर एक्सेप्शंस लाइक मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी। मगर बाकी सब आक्रामकों की खासियत ये थी कि वो यहाँ आके, यहाँ जैसे कि मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी यहाँ पे आके स्थित हो गया, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को पावर दे दी और फिर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान चला गया। ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के हाथों में उनका मृत्यु हो गया, कुछ लोग बोलते हैं वैसे नहीं, उधर ही उनका मर्डर हो गया, जो भी कुछ है। मगर मोहम्मद गौरी जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का राज यहाँ पे आ गया। स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, गुलाम परंपरा बोलते हैं उनको, तो स्लेव डायनेस्टी का राज यहाँ पे आ गया। मगर वो लोग यहाँ ही रहते थे, ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ से पैसा तुर्कस्तान भेजते थे, वो यहाँ रह गए। अभी उसके बाद इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश भी मोहम्मद गौरी के साथ ही आया था, उसका राज चालू हो गया। इल्तुतमिश के बेटे बेटी रजिया सुल्ताना अगर पता रहेगा, और आगे जाके पोते यहाँ पे ही रह गए। मतलब भारत की जो संपत्ति है वो यहाँ पे रहती थी। मगर ब्रिटिश लोगों में ऐसा हो गया कि ब्रिटिश के लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ समय वो बिताते हैं और संपत्ति मात्र यहाँ से ले जाते हैं। अभी कैसे संपत्ति हम लोग खो रहे थे उसका विवेचन दिया है। आप देखिए, पहली चीज है, ब्रिटिश लोगों ने आके यहाँ पे जो सिस्टम चालू थी, कास्ट सिस्टम थी, जिसे अंग्रेजी में बहुत बार ट्रांसलेट किया जाता है बार्टर सिस्टम, तो वो थी, उसको डिस्ट्रॉय किया। जो वीवर कैटेगरी होती है, कपड़े बनाने वाला, उसी को हिला दिया गया। अब पहली चीज देखिए क्या हो गया। ब्रिटिश लोग जब ये आ रहे थे यहाँ पे, तो एक चीज हो रही थी कि वो वहाँ से वेल्थ, मतलब इंग्लैंड से वेल्थ लाते थे, जैसे कि सोना है, प्रेशियस स्टोन्स है, और उसके बदले में हमारे इधर से स्पाइसेस लेके जाते थे। तो जो शुरुआती ट्रेड हो गया, उसमें क्या हो गया कि यूरोप का सब संपत्ति भारत में आने लगा। फिर यूरोपियन यूनियन ने एक डिसीजन लिया कि यूरोप से भारत के साथ ट्रेड तो होगा, मगर यूरोप से प्रेशियस मेटल्स भारत में नहीं लेके जाएंगे। और उसके बाद जो चीज हो गई, वो ब्रिटिश लोगों ने ये प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल्स जैसे सोना चांदी, ये सब चीजें हैं, वो यूरोप से भारत लेने में मना किया। और फिर ब्रिटिश लोगों ने उसके ऊपर दिमाग चला के प्लान किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड देना चालू किया, मतलब सर्विस इंडस्ट्री डेवलप की, और इसी ट्रेड में जो फायदा होता था उससे ये लोग स्पाइसेस खरीदी करते थे और इंग्लैंड ले जाते थे। अभी इंडोनेशिया के लोग, मतलब वहाँ पे जावा, सुमात्रा ऐसे आइलैंड थे, उधर ये लोग पहुँच गए। पता चला उधर के बहुत सारे जो लोग थे वो कपड़े ही नहीं पहनते। इन लोगों ने उनको कपड़े पहनने का मतलब सिखा दिया, कैसे फायदेमंद है। और फिर ढाका से लेके कपड़ा इंडोनेशिया ले जाना चालू किया। तो ढाका में परचेस किया, इंडोनेशिया में बेचा, प्रॉफिट हो गया। जावा, सुमात्रा आइलैंड तो स्पाइसेस के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, स्पाइसेस मिलना चालू हो गया वहाँ से, तो उनको अभी मार्केट मिल गया। ये आज भी देखेंगे तो बहुत ऐसी स्ट्रैटेजी चलती है कि फर्स्ट मार्केट इज क्रिएटेड, नीड इज क्रिएटेड। अभी अपने सामने ये हुआ, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तभी हमको बताया जाता था कि मार्केटिंग का अच्छा मतलब क्या है, डेफिनेशन, कि जो आदमी हिमालय पर्वत में जाके बर्फ बेच के दिखाएगा उसको सही मार्केटिंग वाला कहते हैं। ये हंसी मजाक में बात अच्छी लगती थी, मगर असल में देखा तो ये परदेशी कंपनियां भारत में आके भारत का ही पानी बेचती है और पैसा लेके जाती है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको कैसे एक एक आदत लगाई जाती है कि बॉटल्ड वाटर ही पीना है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, यस, तो स्टैंडर्ड है। ऐसे किधर का भी पानी उठा के पी रहा है तो यू आर नॉन स्टैंडर्ड। असल में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ। अगर उसकी कंडीशन अच्छी तरह से मेंटेन है तो ठीक है, मगर बहुत बार ऐसे पाया गया है
कि वो प्लास्टिक के जो माइक्रो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनका अमाउंट पानी में ज़्यादा होता है और वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। तो अगर आप ज़्यादा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हो तो तकलीफ हो सकती है, होती है, इसलिए हो सकती है, चांसेस है। मगर आप खुला पानी अगर पीते हो, नैसर्गिक जैसे निसर्ग में मिलता है वो पानी पीते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपको कोई तो बीमारी पीछे लग जा सकती है अगर उसमें कुछ जर्म्स है, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिका है, उससे डायरिया होता है, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं, उससे भी डायरिया होता है। तो ऐसे कुछ बीमारी पीछे आ सकती है, या तो वर्म्स वगैरह में भी पॉसिबल, मगर वो तो टेम्पररी होती है। अगर अच्छी तरह से पानी हम लोग बाहर का पीते हैं तो हमारी इम्यूनो सिस्टम वेल ट्रेंड रहती है। मगर वो बात छोड़ दो, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि एक एक चीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। जो चीज़ अभी आप देखिए, अभी वो जो डिसीज चल रहा है, पैंडेमिक डिसीज, वो छोड़ दो, मगर उसके पहले भी सैनिटाइजर, ये चीज़ हम लोगों ने कभी इस्तेमाल किया था? मुझे तो याद नहीं। 2010 तक तो मुझे सैनिटाइजर ये वर्ड भी पता नहीं था। हाँ, हाथ साबुन से धोना है ये तो चीज़ थी, मगर वो लिक्विड सैनिटाइजर ऐसे ही करके, मगर उसके बाद देखा तो हर एक के बैग में वो सैनिटाइजर की बोतल आती है। जहाँ भारत में बहुत अच्छा पानी मौजूद है, फिर भी ये लोग सैनिटाइजर बेचने में सक्सेसफुल हो गए। अभी तो बात अलग ही हो गई है, मगर ये बात होती है। तो ब्रिटिश लोगों ने ऐसे कुछ नीड निर्माण की, कुछ जरूरतें निर्माण की और फिर मार्केट किया। अभी शुरू में ये लोग भारत का ही वस्त्र लेके भारत में ही बेचते थे। फायदा कैसे होगा? तो बोलते थे कि हमारे ऊपर ऑक्ट्रा टैक्स जो होता है वो मत ले लो, बिना ऑक्ट्रा आप हमको ट्रेड करने की अनुमति दे दो। उसके लिए वो लोग कुछ तो गिफ्ट्स वगैरह देते थे और फिर मान लेते थे। इसके लिए ब्रिटिश लोगों का माल सस्ता होता था। अभी जब भी पता चला कि अपने हाथ में मार्केट है, यूरोप में डेवलपमेंट चालू हो गया। अभी चीज़ ऐसे हो गई कि यूरोप से कपड़ा लेके भारत में आके बेचो, और उसके लिए यूरोप में, पर्टिकुलरली इंग्लैंड में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने की वजह से यूरोप में अभी कपड़ा बहुत अच्छी तरह से तैयार होने लगा। अभी ये सब बेचने के लिए क्या है, तो पहले तो मार्केट हाथ में था ही, मगर अभी और मार्केट की जरूरत हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा तैयार होने लगा। और तब तक भारत का शासन ब्रिटिश लोगों के हाथ में आया था, तो उन्होंने रूल बना लिया कि भारतीय माल के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑक्ट्राई चार्ज की। तो इसका नतीजा ये हो गया कि भारतीय माल बहुत महंगा हो गया, और उसके सामने इंग्लैंड का माल सस्ता लगने लगा। इंग्लैंड का माल सस्ता नहीं था, मगर भारत के माल के ऊपर टैक्स लगाने की वजह से, ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से ऐसे दिखने लगा कि भारत का माल बहुत महंगा है और उसके सामने इंग्लैंड का माल सस्ता है। और ऐसे करके उन्होंने हमारी जो कास्ट सिस्टम थी उसमें से जो प्राइम इम्पोर्टेंट था वीवर, उसको हटा दिया। अभी उसके बाद वो सिस्टम सब कोलैप्स होने चालू हो गई। लोगों को धंधा पानी मिलना बंद हो गया, मगर ब्रिटिशों को उसका कुछ फिक्र नहीं था। ब्रिटिश माल यहाँ पे जा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात उनको लगती थी। यहाँ पे ब्रिटिश लोगों का माल बेचा जाने की वजह से इंडियन लोगों का व्यवसाय बंद हो रहा है, इसका उनको कोई ताल्लुक नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे हमको और अच्छी अच्छी आदतें उन्होंने लगाना चालू किया। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी आदत है, मैं तो मानता हूँ, मगर उस जमाने में वो क्रिएट किया और उससे जो लाभ होता है वो इंग्लैंड में जा रहा है। कंपनियां तो इंग्लिश थी। अभी भारत में उन्होंने रेलवे चालू किया, बड़ी अच्छी बात है। हम मुंबई वाले लोग हैं, रेलवे के ऊपर बहुत हमारी जान होती है, प्यार होता है। पर्टिकुलरली मुंबई की जो लोकल सर्विस है रेलवे की, बहुत अच्छी है। मुंबई में बहुत अच्छी तरह से हम लोग ट्रांसपोर्ट ये ट्रेन की वजह से, लोकल ट्रेन की वजह से करते हैं। इसकी शुरुआत ब्रिटिश लोगों ने की। ट्रेन ये पहले मद्रास में चली, मगर वो ट्रेन जो थी वो गुड्स कैरियर ऐसी थी, जो सामान ले जाने वाली ट्रेन उन्होंने चालू किया था।
पैसेंजर ट्रेन जो लोगों के ले जाने वाली ट्रेन है वो मुंबई में चालू हो गई। मुंबई से ठाणा ये पहली ट्रेन चालू हो गई। अभी ब्रिटिश लोगों ने ये नई चीज भारत में ला दी, बड़ी अच्छी बात है, मगर उसके लिए कंपनीज जो थी वो ब्रिटिश कंपनीज थी। जमीन हमारे लोगों की गई, फायदा कंपनी वाले लेके जाने लगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेन भारत में चलाओ, पैसा इंग्लैंड में जाएगा। हम लोग ट्रेन की जर्नी करते हैं उस जमाने में, आज की नहीं, उस जमाने में करते हैं तो पैसा जाता है चला इंग्लैंड में। अभी ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट मिलना चालू हो गए। आपने अभी जिसको बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। ब्रिटिश लोगों ने बांधा है तो उनकी रानी का नाम दे दिया विक्टोरिया टर्मिनस। आप जाके देखो, यूट्यूब पे तो रहेगा ही, आप उसके वीडियोस देखो, पता चलेगा कितनी बड़ी अच्छी इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। येलो स्टोन, मालार स्टोन बोलते हैं उसको, उसमें कंस्ट्रक्ट की गई बड़ी बिल्डिंग है। इतना अच्छा, लाइक पैलेस, इतना बड़ा निर्माण ब्रिटिश लोगों ने किया, बड़ा अच्छा लगता है। पैसा किसका है? भारतीय लोगों का। यही पैसा लेके परदेशी कंपनियां ये सब काम कर रही थी। और इसके बाद इसलिए तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बड़ा बड़ा किया। ब्रिज, आज भी बहुत लोग बोलते हैं अरे अंग्रेज के जमाने के ब्रिज देखो कितने मजबूत है, नहीं तो आजकल के ब्रिज, या मगर उस जमाने में वो स्टोन और ये सब लगा करते थे, बहुत कॉस्टली था। ये सब कॉस्टली इसलिए था कि सब प्रॉफिट ये ब्रिटिश कंपनियों को जाता था। तो चाहे ट्रैक डालो, फायदा हो गया ब्रिटिश कंपनी को, ट्रेन चलाओ, फायदा हो गया ब्रिटिश कंपनी को। तो इसलिए ये कंपनियां थी। ग्रैंड इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, वो सेंट्रल रेलवे नहीं था, ग्रैंड इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। तो ऐसे अलग अलग कंपनियां थी, उनको फायदा हो रहा था और इधर से पैसा जा रहा है इंग्लैंड में। तो ये लोग आते हैं, कपड़ा बेच के फायदा कमाते हैं, ट्रेन चला के फायदा कमाता है, न्यूज़पेपर की वजह से फायदा होने लगा। और ऐसे करते करते हर एक चीज इंग्लैंड में जो बनती है उसका मार्केट बन गया इंडिया। मगर ये सब बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाना चालू हो गया। जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन इंडिया से वो लोग लेके जाते थे। दूसरी चीज है इंडिगो, मतलब वो ब्लू जो हम लोग बोलते हैं नील, उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो बिहार उधर के जो बहुत गरीब किसान थे उनके ऊपर ये लोग जबरदस्ती करने के लगे इंडिगो का कल्टीवेशन करने का, और वो सस्ते में लेके जाते थे क्योंकि उसमें वो वाइट करने के लिए, कपड़ा वाइट टिकने के लिए उनकी जरूरत थी। तो ऐसे करते हमारे इधर उनकी जुल्म जबरदस्ती भी चलती थी कि यही क्रॉप लेना है, इसी को बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप अगर अच्छा हो गया तो बड़ा अच्छा फायदा होता है, मगर नहीं तो वो लोग वो क्रॉप आप लोग यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे करके भारत में किसान बहुत दरिद्री होने लगा। जो ट्रेडिशनल व्यवसाय थे वो ट्रेडिशनल व्यवसाय उन लोगों के अभी हटने लगे, और फिर ये लोग काम के खोज में सिटीज में आना चालू हो गया। दैट एनहांसेस अर्बनाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया। तो हमारे इधर नागरीकरण ये प्रक्रिया उसकी वजह से शुरू हो गई। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ आके जो जो कुछ काम किया उसका प्रॉफिट इंग्लैंड चला जा रहा था। अभी ब्रिटिश लोगों के सोल्जर्स, सैनिक यहाँ पे आते थे। तो ये 1857 के ज़माने की बात है। एक भारतीय आदमी अगर सेना दल में जाता है तो उसको सैलरी था 7 रुपया, 7 रुपीज सैलरी था उसके लिए, ओके। मगर वही पोस्ट के ऊपर वैसा ही काम करने वाला अगर ब्रिटिश सोल्जर है तो उसको 22 रुपया, 22 रुपीज सैलरी था। अभी ऐसे क्या हो गया, वो इंग्लैंड से आता है तो उसको अलाउंस दिया जाता है घर से दूर रहने का, देश से दूर रहने का, एक्लामेटाइजेशन और क्या क्या, तो उसका सैलरी आता था 22 रुपया, 22 रुपीज।
अगर ब्रिटिश सोल्जर रिटायर्ड हो गया तो रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन भारत की तिजोरी से जाती है। समझ में आ रही बात? तो हमारा पैसा यहाँ से इंग्लैंड जा रहा है। अब ये एक सोल्जर की बात होगी, ऑफिसर की सैलरी कितनी रहेगी? और नॉट ओनली दैट, जो हमारे इधर आते थे आईसीएस ऑफिसर, वो आईसीएस ऑफिसर की तो सब सैलरी ऐसे पड़ी रहती थी, वो सब सैलरी वो इंग्लैंड भेजता था। रिटायर होने के बाद उसको पेंशन भी इंडिया से जाती थी, और दे वर लॉन्गली अच्छी तरह से इंग्लैंड में जाकर रह जाओ, जब तक वो आदमी जिंदा है तब तक उसको सैलरी पेंशन मिलेगी। ऐसे करके ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हुए हमारे इधर से पैसा इंग्लैंड ले जा रहे थे, और इसके लिए उनको यहाँ पे राज करना था। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने ये सब पॉइंट्स बता दिए कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे क्यों राज कर रहे हैं। वो भारत के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, भारत का पैसा ले जाने के लिए। वो मोहम्मद गजनवी था जिसने आके तलवार दिखा के लूट के लेके गया था। एक बार वो 17 बार आ गया था, मगर हम लोग मानते हैं सोमनाथ का जो उन्होंने लूट किया था, वो एक बार आके सोमनाथ का लूट करके गया। मल्टीप्लाई बाय मेनी टाइम्स द अमाउंट वाज टेकन बाय ब्रिटिशर्स पर एनम। हर साल उसके कितने गुना ज्यादा पैसा ब्रिटिश लोग लेके जाते थे। तो ये चीज थी, इसके लिए ब्रिटिश राज कर रहे हैं। मोहम्मद गजनवी ने एक बार लूटा, ब्रिटिश रोज लूट रहे हैं। और ये रीजन दादा भाई नौरोजी ने बताया, ये ट्रेन थियरी में आता है। अभी कांग्रेस की स्थापना हो गई। कांग्रेस की स्थापना क्यों हो गई, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सब बताया है, मगर इसकी अलग अलग थियरी है। एक थियरी बोला जाता है सेफ्टी वॉल्व थियरी। ये सेफ्टी वॉल्व थियरी क्या है? देखिए, बात ऐसी होती है कि आदमी को गुस्सा आता है, शुरू में वो झगड़ने के मूड में आता है, बातें होती है, उल्टी सीधी बातें करता है। दो आदमी में झगड़ा हो गया तो पहले बातचीत होगी, कभी कभी फिर वो एक दूसरे को गालियां भी देंगे, और उसके बाद दिमाग ठंडा होता है, गालियां दे दी, मामला खत्म और स्टॉप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके बाद भी मामला ठंडा नहीं हो गया तो हाथापाई हो जाती है, मगर बहुत बार करीबन 50% ये सब गालियां देने के बाद मामला ठंडा होता है। तो भारतीय लोगों के ऊपर जो ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे, उसकी वजह से भारतीय लोगों को तकलीफें होती थी। आपका आवाज बाहर आने के लिए ये एक आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म ब्रिटिश लोगों ने दिया। रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसने दिया, और उसकी वजह से हमारे इधर कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय सभा स्थापन हो गई। मगर इसमें ये प्लेटफॉर्म देने के बाद यही हो गया कि भारतीय लोग अपने जो दिल में हैं वो बोलेंगे, बात करेंगे और ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे तो 1857 के बाद भारत में रिवॉल्ट हो गए, मगर 1885 के बाद ऐसे पैन इंडिया लेवल के रिवॉल्ट हुए नहीं, क्योंकि लोग आके अपने मन की बात कहते थे, और वो अभी अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अच्छी तरह से, मतलब पोलाइटली डिप्लोमेटिक वे अपनी सब मांगे देंगे। इसलिए कांग्रेस को बोला जाता है बहुत बार सेफ्टी बॉल, जैसे प्रेशर कुकर होता है। असल में ऐसा होता है कि पानी उसमें उबाला जाता है, ढक्कन बंद है तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ गया तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू होता है। नहीं तो पानी 100 डिग्री को बॉइल होगा, सी लेवल पे रहता है तो 100 डिग्री को बॉइल होगा, तो पूरा वेपोराइजेशन होने तक पानी का टेम्परेचर 100 ही रहेगा। मगर प्रेशर कुकर में जैसे हम लोग ढक्कन बंद करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से ऊपर चला जाता है, 117, 18 लाइक दैट। तो इसके लिए उसमें जो फूड होता है वो बहुत अच्छी तरह से पक जाता है, जल्दी पक जाता है। मगर एक चीज़ होती है कि अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर तो जरूरी है, ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उसके ऊपर व्हिसल रखी रहती है, वो व्हिसल उठ जाती है अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया।
और वो वेपर्स जो है वो सब चले जाते हैं, वजन कम हो गया, वेपर्स का प्रेशर कम हो गया, व्हीसल का वजन ज़्यादा लगता है और व्हीसल नीचे पड़ जाती है। फिर प्रेशर इकट्ठा होता है, उसमें वेपर्स होते हैं, व्हीसल फिर उठ जाती है। ये पार्ट है। मगर मानो कुछ गड़बड़ हो गई और व्हीसल अटक गई, ऊपर आई ही नहीं, कुछ भी एक्सीडेंटली हो सकता है और व्हीसल उठ ही नहीं गई, तो अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ेगा और प्रेशर कुकर ब्लास्ट होगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए अंदर एक छोटा सा रबर का वॉल्व होता है, वन टाइम वॉल्व। इसका टेम्परेचर ऐसा एडजस्ट किया रहता है कि अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ गया अंदर तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर वो टेम्परेचर को वो रबर फट जाता है, मेल्ट होके वो वॉल्व फट जाता है। अभी होल हो गया तो उधर से वेपर आना चालू हो गया, तो सब कुकर ब्लास्ट होने से एक जगह पे खाली वेपर्स आ जाएंगे। इसी को बोला जाता है सेफ्टी बॉल। तो भारत के लिए कांग्रेस पार्टी ये सेफ्टी बॉल करके काम करेगी, ऐसी एक थी। अभी लोग बोलते हैं ऐसे कुछ इंटेंशन था नहीं, बाद में उसके मतलब निकालना चालू हो गया। मगर ब्रिटिश लोगों के ओवरऑल पॉलिसीज देखते हुए हमें पता चलता है कि ऐसे ही कुछ थ्योरी करके ही उन्होंने किया रहेगा, मगर सभी एविडेंसेस तो रहते नहीं है। फिर ब्रिटिश लोगों ने और एक काम किया, वो मतलब कांग्रेस के ऊपर उन्होंने ही दिखाना चालू किया कि कांग्रेस का काम करोगे तो डिपॉजिट दे दो, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट ज्वाइन कांग्रेस। और ऐसे करते उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निर्बंध लाना चालू किया, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा लगे कि कांग्रेस ये ट्रूली इंडियन पार्टी है। और जैसे कुछ चीजें करो बोले तो लोग नहीं करते, मत करो बोले तो लोग डेफिनेटली करते जाएंगे। तो ऐसे कांग्रेस को पॉपुलैरिटी लाने का एक प्रयास ब्रिटिश लोगों ने किया, मगर फिर भी 1885 से लेके 1905 ये 20 साल में कांग्रेस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। हर साल सेशन होते थे, सेशन होने के बाद उसमें कुछ रिजोल्यूशंस जैसे प्रस्ताव होते हैं वो पारित होते थे। ये प्रस्ताव ब्रिटिश लोगों को भेजे जाते थे, ब्रिटिश लोग बोलते थे हाँ बड़े अच्छे प्रस्ताव हैं, हम लोग इसके ऊपर जरूर विचार विमर्श करेंगे। ओके, अभी ये सब होने की वजह से भारत में ऐसा लगता था कि हाँ ब्रिटिश लोग अभी विचार करेंगे, हमको कुछ तो रिफॉर्म्स देंगे। ब्रिटिश लोग वैसे भी कुछ ना कुछ चीजें देते थे, जैसे कि बोलते ना हम लोग कुछ तो गाजर दिखाना जरूरी होता है, कैरेट दिखाओ फिर वो जानवर चलना चालू करता है उसके पीछे। तो ऐसे हमारे लिए वो लोग बोलते थे कि हाँ भाई रिफॉर्म्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्निंग बॉडीज, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इसकी निर्मित की गई, तो जिसमें कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो तैयार हो गए। अभी आपका शहर आपको अच्छी तरह से रखना है तो आपके हाथ में दे देते, पूरा का पूरा आपके हाथ में रहेगा। हाँ, मगर उसके लिए जो पैसा लगेगा वो काम करने के लिए वो आपको ही इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आ गए म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो ये सब चीजें आने लगी उसमें, और ऐसे करते करते ब्रिटिश लोग हमारे साथ खेल रहे थे। ये जो दौर है ये पहला हिस्सा हो जाता है ब्रिटिश लोगों का भारत के ऊपर राज करने का। ये कांग्रेस स्थापन होने के बाद ये काम बड़ी आसानी से चलता था। 1885 इसके बाद धीरे धीरे हम लोग संवैधानिक रूप से कार्य करना शुरुआत हो गए थे। इंग्लैंड में उस वक्त कुछ परिस्थितियां बदल रही थी। धीरे धीरे यूरोप का समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है, वो बदलने लगा। यूरोप में पर्टिकुलरली जर्मन भाषिक जो स्टेट्स थे उसमें यूनियन का माहौल तैयार हो गया था। ये चीज आप समझने की कोशिश करें कि रोमन एम्पायर जब ही कोलैप्स हो गया, उसके बाद एक होली रोमन एम्पायर करके आया था। वो ओरिजिनली रोमन लोगों का नहीं था, फ्रैंक लोग थे उनका था। फ्रैंक मतलब टुवर्ड्स डैन्यूब रिवर, टुवर्ड्स राइन रिवर,
ये लोग रहते थे, कुछ पार्ट जर्मनी में था, कुछ पार्ट फ्रांस में था। तो ये लोगों के हाथ में आ गया। फ्रेडरिक द ग्रेट, इसने बहुत बड़ा एम्पायर तभी प्रोड्यूस किया था। सॉरी, शार्लमेन ने बहुत बड़ा एम्पायर तभी प्रोड्यूस किया था। अभी उसके बाद यूरोप में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो गया। डिसइंटीग्रेशन मतलब सब जो अच्छे अच्छे स्टेट्स थे बड़े, वो स्प्लिट आउट होने लगे। उसके बाद यूरोप में एक माहौल हो गया लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, जैसे लैंग्वेज के अनुसार स्टेट्स होने चाहिए। देखो हम लोग कितने कॉपी करते हैं कि इंडिया में भी ये चीज़ हो गई आफ्टर फ्रीडम। तो लिंग्विस्टिक स्टेट, जैसे फ्रेंच स्पीकर्स के लिए फ्रांस हो गया, स्पेनिश स्पीकर्स के लिए स्पेन हो गया, ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकर्स के लिए इंग्लैंड है। तो लाइक दैट वैसे सब स्टेट्स, लिंग्विस्टिक स्टेट्स तैयार होना चालू हो गए। और उसी में ही जर्मेनिक स्टेट्स ये यूनाइट नहीं हो पाए। इनके ऑस्ट्रिया, प्रशिया से, डोंट गेट कंफ्यूज विद पर्शिया। पर्शिया मतलब ईरान और प्रशिया मतलब जर्मनी का हिस्सा है। तो प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये दो बड़े जर्मेनिक स्टेट्स थे। मगर इसके साथ साथ कुछ तो हैनोवर, सैक्सनी, लक्सेमबर्ग, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उनके टुकड़े थे। इसमें प्रिंस बिस्मार्क, ये बहुत डिप्लोमेट आदमी पैदा हो गया था। वो ऐसे लगता था शुरू में कि वो रिबेलेशन करेगा, जर्मनी में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेगा, मगर ऐसे कुछ नहीं। उनका क्लियर कट मानना था कि जर्मनी के लिए किंगशिप, मोनार्की बोलते हैं जिसको, कि एक ही राजा, एक राजा के अंडर सब लोग रहेंगे, यही सिस्टम अच्छी है। वो बाद में जर्मनी का मतलब रशिया का चांसलर बन गया। और चांसलर बनने के बाद उसने सब जर्मनिक स्टेट्स को यूनाइट किया और उसके बाद उसको बोलने लगे हम लोग जर्मनी। तो जर्मनी में हैनोवर है, सैक्सनी है, प्रशिया तो सबसे बड़ा स्टेट है उनका। ऐसे सब करके जर्मनी तैयार हो गया। प्रिंस बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ यूनियन नहीं किया, जर्मनिक स्टेट से ऑस्ट्रिया को अलग रखा। मगर उसके बाद चालू हो गई कंपटीशन, वेपन की कंपटीशन चालू हो गई। अभी जर्मनी की हालत देखिए क्या है कि जितने भी वर्ल्ड था, थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है जिसको, वो सब यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स ने बांट के लिया था। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, ब्रिटेन का ताकत था, अफ्रीका है, ब्रिटेन और फ्रांस का है, साउथ अमेरिका है, पोर्तुगीज और स्पेनिश लोगों के हाथ में है, इंडोनेशिया जैसा पार्ट है, डच लोगों के हाथ में है। तो जर्मनी को कॉलोनीज नहीं मिल रहे थे, मतलब वो उनके पास रेनेसांस बहुत लेट हो गया उस वक्त, और अभी उनको कॉलोनी की जरूरत थी। मतलब इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड वाज ऑब्वियसली देयर। ये तो इंग्लैंड के साथ झगड़ा होने वाला ही था, और इसीलिए फिर स्टेप्स चालू हो गए इंग्लैंड के कि धीरे धीरे जर्मनी को अलग कैसे किया जाए। इसी में ही जर्मनी को भारत में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इसका कुछ लोगों का ऐसा कारण लगता है कि हम लोग आर्य लोग हैं, जर्मन लोगों के प्रति वो आर्य कंसेप्ट था, तो ऐसे कुछ नहीं। कॉलोनी करके बड़ी अच्छी कॉलोनी है, और भारत अगर अंग्रेजों के हाथ में रह गया तो इंग्लैंड बलशाली होगा। भारत को अगर आज़ादी दी गई तो इंग्लैंड की ताकत कम हो जाएगी, ये उसका असल मकसद था। इसलिए हमारे जो कुछ लोग थे वो जर्मनी की सहायता लेने गए, तो जर्मन सम्राट ने हमें सहायता दे दी। हम लोग इसके ऊपर बाद में देखेंगे। मगर ये जो माहौल है कि अराउंड 1905 तक यूरोप का चित्र बदल गया। इंग्लैंड और फ्रांस बहुत कड़ी दुश्मनी थी दोनों में, मगर दोनों ने अपने अपने जो डिबेटेबल पार्ट है वो टेबल पे बैठ के सॉल्व किए। टेबल पे बैठ के मतलब डिस्कशन करके, नॉट विथ वॉर,
विद डिस्कशन दे सॉल्व हिज पार्ट। अभी इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस यूरोपियन पॉलिटिक्स में दोस्त करके नजर आए। इसके पहले इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के एनिमी थे। दे वर इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्ट वॉर, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल थे। उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष युद्ध जिसे प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है, उसमें भी देखिए कैसी बात है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है करके बता देता हूं। इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध हो गया जिसमें फ्रांस को ऐसा कहा गया, वो हार गया थोड़ा, तो ट्रीटी पे फ्रांस के ऊपर ये कंडीशन डाली गई कि यूएस अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच कॉलोनीज है वो सभी कॉलोनी ब्रिटेन को सरेंडर की जाए। और उसके लिए फ्रांस नॉर्थ अमेरिका से बाहर आ गया, मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट से, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से ब्रिटेन ने फ्रांस को बाहर ढकल दिया पॉलिटिक्स से। इसके बाद फ्रांस डायरेक्टली अभी वॉर नहीं कर पा रहा था फ्रांस इंग्लैंड के साथ, तो चालू हो गया जिसे बोला जाता है प्रॉक्सी वॉर। तो प्रॉक्सी वॉर मतलब अभी अमेरिका में बैठे हुए जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको भड़काओ कि इंग्लैंड तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है और फ्रीडम मिलो, ले लो फ्रीडम उनसे। फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया और अमेरिका में बैठे हुए इंग्लैंड के लोग जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बगावत की, रिवॉल्ट किया और अमेरिका का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, इसे बोला जाता है अमेरिका का स्वातंत्र्य युद्ध। अभी जो ये ब्रिटिश कॉलोनीज थी अमेरिका में वो सब साथ में आ गए और सब कॉलोनी यूनाइट होके उन्होंने नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आमतौर से हम लोग अमेरिका देश करके बुला देते हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश हैं, तो उसमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मगर हम लोग अमेरिका बोलते तो हमारे सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही आ जाता है। तो इसीलिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने अमेरिका को, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट ये है, दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो स्वतंत्र देवता का जो बहुत बड़ा स्टैचू अमेरिका में है वो फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनको गिफ्ट दिया था। तो ये बात समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका में अभी ना तो फ्रेंच लोग रहते हैं और जो इंग्लैंड वाले इंग्लिश लोग थे उनको बाहर निकाला गया। जिनकी जनरेशंस अमेरिका में गई थी वो अंग्रेज, अभी अंग्रेज यूएसए में राज करने लगे। अभी इसका रिवॉल्ट तो होना ही है, रिवेंज तो लेना ही है। फिर ब्रिटिश शासन ने ऐसा रिवेंज लिया कि फ्रेंच लोगों को फ्रेंच राजा के खिलाफ भड़काया और ऐसा भड़काते हुए फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गया। फ्रेंच एम्पायर लुई, 16वां लुई बोलते हैं, उसकी गर्दन काट दी गई। उसको वो एक इंस्ट्रूमेंट है, गिलोटिन करके बोलते हैं उसको उसकी रानी को गिलोटिन में डाल के लोगों ने मार दिया। लोगों ने मतलब जो रिवॉल्ट करने वाले थे, ऐसे कुछ, तो रॉबेस्पियर ऐसा उसका नाम है, तो रॉबेस्पियर ने कुछ करके उनको मार दिया। फ्रांस में बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया और फ्रांस किंगशिप से लेके, मतलब राजेशाही छोड़ के डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगा। ये सब जमा किया हुआ प्लान था ऐसा लगता है, मगर वो थोड़ा फ्लॉप हो गया क्योंकि धीरे धीरे लोग रॉबेस्पियर को भी परेशानी में महसूस करने लगे। उनको उनके रूप में कभी लगा लुई राजा था वही अच्छा था, ऐसे भी बात आ गई। और फिर जो सेनापति था फ्रांस का, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने पावर हाथ में ले ली और फिर अंग्रेजों को ऐसे लगने लगा कि भाई पहला राजा ही अच्छा था, क्योंकि नेपोलियन ऐसा इनकम्प्लीट डिक्शनरी वाला आदमी है। उसको मैं इनकम्प्लीट डिक्शनरी वाला बोलता हूँ क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, ये वर्ड है ही नहीं, तो इसलिए मैं उसको बोलता हूँ इनकम्प्लीट डिक्शनरी वाला। मगर उसने बड़े बड़े राजा लोगों को हरा दिया। रशिया में जाके वो हार गया, मगर बहुत बड़ा यूरोप उसने इकट्ठा किया।
ये सब मैं बता रहा हूँ डिटेल इसलिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे कैसे हो सकते थे। उस वक्त अगर हमारे इधर कोई ऐसा नेता था कि जो ये सब चीज़ों का फायदा भारत के लिए उठा के लेता था तो बड़ी अच्छी बात होती थी। मगर ये जो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का संघर्ष है उसमें हमने ध्यान नहीं दिया। अगर उस वक्त हम लोग ये जगह पे ध्यान देते थे मगर तभी हमको पता ही नहीं था बहुत सारी चीज़ों का, और इसीलिए हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। नहीं तो भारत की आज़ादी बहुत पहले आती थी, फ्रेंच लोग हमको निस्संशय रूप से मदद कर सकते थे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि करने वाले ही थे मगर कर सकते थे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी होती है, दुश्मन का दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से फ्रेंच और ब्रिटिश के वॉर में हमको कुछ तो राहत मिलती थी, मगर ये सब चीज़ों में हमें पता ही नहीं था क्योंकि ये सब चल रहा है वहाँ पे और हमारे लोगों में इसका एडवांटेज लेने की कोई भी चीज़ नहीं थी। अभी धीरे धीरे हम लोग जागरूक होने लगे। जैसे हमारे लोग इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करने चालू किए तो विश्व में क्या चल रहा है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये चीज़ें हमारे समझ में आने लगे। अभी यूरोप में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते थे, पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, गवर्निंग सिस्टम कैसे होने चाहिए, इसके एक्सपेरिमेंट ब्रिटिश लोग हमारे साथ खेल के देखते थे। उनके जो दिमाग में नई नई कल्पनाएं आती थी वो सब इंडिया में वो ट्राई करते थे, नाम देते थे रिफॉर्म्स, और हमें कुछ तो रिफॉर्म मिलते थे। हम लोग खुश होते थे भाई गवर्नमेंट ने हमको रिफॉर्म दे दिया। तो उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब तैयार हो गए, हमारे ही पैसे लेके हमको सिखाने जाने लगे कि कैसे राज करना है। अभी इसके बाद दूसरी चीज़ आ गई, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो ये है कि कांग्रेस में जो यंग जनरेशन वाले लोग थे उस जमाने के यंग, उन्होंने ब्रिटेन को ब्रिटिशों को अभी समझ लिया कि ये जो ब्रिटिश है ये हमारे साथ फ्रेंडली नहीं है। न्याय बुद्धि के ऊपर विश्वास रखते हुए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 25-20 साल हो गए, 1885 से 1905 तक 20 साल में ब्रिटिश लोगों ने हमको कुछ नहीं दिया, ना थोड़ा थोड़ा दिया मगर उसको कुछ ज़्यादा मतलब था। और इसीलिए कांग्रेस के अंतर्गत संघर्ष चालू हो गया और इसी संघर्ष में लोकमान्य तिलक ये बहुत आगे आ गए। पहली चीज़ है कि लोकमान्य तिलक और जस्टिस रानड़े इनमें थोड़ा झगड़ा हो गया और तभी जस्टिस रानड़े ने बता दिया था कि आप अकेले बोल के फायदा नहीं है, जो कुछ आप बोल रहे हैं आपके पीछे कितने लोग हैं, ऐसे बहुत लोग आपके पीछे चाहिए तो ही आपका जो कहा है वो माना जाएगा। लोकमान्य तिलक बहुत चैलेंजिंग किस्म के आदमी थे। उनका जन्म रत्नागिरी जिले में हुआ था महाराष्ट्र के, और पुणे में आके वो स्थित हो गए थे। उन्होंने अपनी बॉडी अच्छी तरह से बना ली थी क्योंकि उनका कहना का मतलब ये था कि अगर अच्छी बॉडी है तो हमारे विचार स्ट्रॉन्ग विचार हो सकते हैं, शक्तिशाली विचार हो सकते हैं। ये गणित ये विषय में बड़े अच्छे थे और उनका तर्कशास्त्र, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इकट्ठा होते हैं। अभी अंग्रेज शिवाजी महाराज को शत्रु समझते थे क्योंकि ये बात है कि शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों को कभी मित्र समझा नहीं। अंग्रेजों ने जितने बार अटेम्प्ट किए शिवाजी महाराज ने वो सब फेल कर दिए। अंग्रेज वर्सेस मराठा ये जो वॉर शिवाजी महाराज के टाइम हो गए उसमें सभी के सभी युद्ध अंग्रेज हार गए थे, तो वो तो महाराज को शत्रु के रूप में ही देखेंगे। मगर हम लोग शिवाजी महाराज हमारे है करके इकट्ठा हो गए तो, मगर
ऐसे करेंगे तो ब्रिटिश लोग कुछ तो तकलीफ दे सकते थे, मगर ये डर लोगों के दिमाग से हटाया गया और शिव जयंती का उत्सव शुरू किया गया, तो लोग इकट्ठा होने चालू हो गए। दूसरा है, वो ऐसी चीज बोली जाती है, हिस्ट्री अलग अलग तरीके से बताई जाती है, मगर गणेशोत्सव ये लोकमान्य तिलक ने शुरू किया। अभी देखो, गणेशोत्सव भारत भर में सभी जगह होता था, गणेश चतुर्थी को होता है, मगर वो कहाँ होता था? घर में होता था। लोकमान्य जी ने वो जो गणेशोत्सव जो घर में करते हैं वो सार्वजनिक रूप से शुरू किया, लोग इसी बहाने इकट्ठा हो जाएंगे, ये आइडिया थी। और इसीलिए फिर गणेशोत्सव है तो गणपति जी के सामने आप व्याख्यान रखेंगे, लोगों को मत परिवर्तन करेंगे, लोगों को हकीकत समझा देंगे, ये सब चीज थी। और इसीलिए गणेशोत्सव शुरू हो गया। धीरे धीरे लोकमान्य जी का सपोर्ट बढ़ते गया और फिर कांग्रेस में फिर झगड़ा हो गया, जो जस्टिस रानडे कांग्रेस के बाहर गए। तभी तिलक जी ने बताया था कि ये चीज बराबर नहीं है, अभी मेरे पास मतलब हमारे पास यंग जनरेशन के पास बहुमत है, तो इसी हिसाब से जाना चाहिए। मगर कांग्रेस में अभी दो ग्रुप होने लगे, इनको बोला जाता है मॉडरेट ग्रुप और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। मॉडरेट मतलब कौन? जो ब्रिटिश के न्याय बुद्धि के ऊपर विश्वास रखते हुए ब्रिटिशों को डिमांड कर देंगे कि ये डिमांड है आप पूरी करो। एक्सट्रीमिस्ट, इनका ब्रिटिशों के न्याय बुद्धि के ऊपर विश्वास नहीं था, वो ये मानते थे कि हमें ब्रिटिशों से जो लेना है वो छीन के लेना है, आंदोलन करो, रास्ते पे आ जाओ और ब्रिटिश लोगों को जो चीज है वो देने के लिए मजबूर करो, ये चीज थी। लोकमान्य तिलक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे। कांग्रेस का सेशन होने वाला था और अभी बात थोड़ी बदल गई। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? एक्सट्रीमिस्ट वाला ग्रुप या मॉडरेट ग्रुप? लोकमान्य तिलक जी ने बोला कि हम बोलेंगे वो ही प्रेसिडेंट होंगे। मॉडरेट ने बोला हम बोलेंगे वो ही प्रेसिडेंट होंगे। और फिर लोकमान्य जी ने नाम सजेस्ट किया, वो था दादा भाई नौरोजी। अभी देखो, दादा भाई नौरोजी ये मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने ब्रिटेन में जाके काम किया था, मुंबई में बैठ के काम किया था, उनका अनुभव बहुत था, ड्रेन थ्योरी जैसे बुक उनके हैं, और इनका नाम लोकमान्य जी ने सजेस्ट किया। अभी मॉडरेट लोग तो उनको अपोज नहीं कर पाए, उनके ही लीडर है, उल्टा एक्सट्रीमिस्ट वाले उनका नाम सजेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे करके दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। मगर असल बात आगे, जैसे लोकमान्य जी ने उनको बोला था कि आप प्रेसिडेंट बनेंगे, वो प्रेसिडेंट तो बन गए, मगर उन्होंने जो मैसेज दिया वो मॉडरेट का नहीं था, वो एक्सट्रीमिस्ट का था। उन्होंने जो मैसेज दिया वो बोले कि हम लोग अब तक ब्रिटिशों के न्याय बुद्धि के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं, मगर अब तक ब्रिटिश लोग हमको कुछ देते ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, विचार करने लायक सुझाव है, यही सब सुनते आ रहे हैं, कुछ कृति तो हो ही नहीं रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वी हैव टू गो फॉर मूवमेंट। आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा। ये भाषा उस वक्त दादा भाई नौरोजी की है। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया, प्लान दिया क्या करना है। इसी प्लान को बोला जाता है फोर फोल्ड पाथ, चतुसूत्री। उन्होंने बोला पहली चीज आवश्यक है वो है स्वराज्य। अभी स्वराज्य कैसे मिलेगा? तो उसी लिए चाहिए स्वदेशी। अभी ये जो लेक्चर में हमने देखा है कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे राज कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पैसा मिलाने के लिए। इंग्लैंड में जो माल पैदा होता है वो हम लोग ले रहे हैं करके ब्रिटिश लोग यहाँ पे है,
अगर हम लोग स्वदेशी माल खरीदी करना चालू करेंगे तो ब्रिटेन का धंधा नीचे आ जाएगा, फिर ब्रिटेन का इंडिया में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए स्वदेशी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की दुनिया में भी स्वदेशी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर दूसरी बात है कि स्वदेश में ऐसी चीज़ें बननी भी चाहिए। अभी उस जमाने में हम लोग इंडस्ट्रियली उतने एडवांस थे ही नहीं, इसीलिए वो बोले कि खादी पे, खादी मतलब जो कॉटन का जो क्लॉथ होता है वैसे होममेड करके बनाओ, मगर परदेशी जो चीज़ें होती हैं वो मत ले। अभी इसीलिए बायकॉट, बायकॉट मतलब बहिष्कार, परदेशी माल के ऊपर बहिष्कार होना चाहिए। तो लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि ये परदेशी माल है, ये हमको नहीं लेना है और उसके बदले स्वदेशी लेना है। तो ये चीज़ें तभी दादा भाई नौरोजी ने लोगों के सामने रखी। तो मैं जो बोल रहा हूँ चतुसूत्री, पहला है स्वराज्य, स्वराज्य मिलाने के लिए हमको क्या करना है, स्वदेशी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद बायकॉट फॉरेन गुड्स, बहिष्कार डालो परदेशी माल पे, और ये सब कभी हो जाएगा। ये मैं आंदोलन करके, आप आंदोलन करके होगे नहीं, जो कॉमन मैन है उसके दिमाग में पहले ही होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे देश में पैदा हो गई है, हमको कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसीलिए आवश्यक चीज़ है, उसी को कहा गया राष्ट्रीय शिक्षण, नेशनल एजुकेशन। देखो बात ऐसी होती है कि 1857 हम लोग बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, म्यूटिनी ऑफ सीपॉय ऐसे बोलते हैं, मगर जब भी ब्रिटिश रूल था तो इसी को म्यूटिनी ऑफ सीपॉय बोलते थे। अभी हमारा राज चालू हो गया, ब्रिटिश लोग चले गए, अभी हम लोग बोलते हैं भारत का पहला स्वतंत्र युद्ध। चीज़ में फर्क है। आप अगर राष्ट्रीय विचार करेंगे तो पता चलेगा आपको कि हमारे राष्ट्रहित की चीज़ क्या है और ब्रिटेन के राष्ट्रहित की चीज़ क्या है। तो ये बात होती है। हमारे इधर के तथाकथित विद्वान होते हैं कुछ, वो तो हिटलर को बहुत गालियाँ देते हैं। मुझे पता नहीं चलता है कि ये लोग हिटलर को क्यों गालियाँ देते हैं। हाँ, हिटलर डिक्टेटर था ना। एक सिंपल बात है, भारत के खिलाफ हिटलर ने क्या कदम उठाए थे आप सोच के देखो। उन्होंने ज्यू लोगों को मारा, सही बात है, इसमें बहुत सारे लोग हैं अपने अपने राज्य में अपने विरोधकों को मार दिया। जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट, जब ये क्रश कर रहे थे ब्रिटिश लोग, तो यूपी में ब्रिटिश लोगों ने गांव के गांव लोगों को फांसी दिया है। तो ये तो ब्रिटिश लोगों ने भी किया। हम लोग ब्रिटिशों को गाली नहीं देते, उल्टे में ब्रिटिश लोगों जैसे कपड़े पहनता हूँ, ब्रिटिश लोगों की भाषा में आपके साथ संवाद कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अगर गाली देनी है तो ब्रिटिशों को भी उतने ही हकदार है ब्रिटिश लोग। रशियन लोग, जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन रशिया में हो गया तो लेनिन ने भी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद जो उनके विचार नहीं मानते उनको मारा है। उन्होंने भी बहुत बड़ी वायलेंस की। बाद में स्टालिन, ओरिजिनल नाम है जोसेफ जुगाश्विली, उन्होंने कितने लोगों को मारा, अपने विचार नहीं मानते तो मार डाले। आप अगर देखेंगे तो दुनिया में अलेक्जेंडर से लेके चेंगिस खान से लेके हिटलर तक सभी लोगों ने ये चीज़ की, जो अपने विचार के लोग नहीं है मारने की कोशिश करो। हिटलर थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया उसमें, मगर अगर भारत की ओर से देखेंगे तो हिटलर ने भारत के खिलाफ कुछ भी काम किया नहीं। अगर किया रहेगा तो भारत को सहायता दी है, ये चीज़ है, चाहे उसके स्वार्थ के लिए है, मगर दिए। तो हमारे विद्वान हिटलर को गालियां देते हैं क्योंकि ब्रिटिश लोग हिटलर को गालियां देते हैं। हम लोग समझ सकते हैं ब्रिटिश लोगों ने हिटलर को गालियां देना क्योंकि वो ब्रिटिशों का विरोधक था, मगर ब्रिटिश उसको गालियां देते हैं तो हमें गाली देने की जरूरत क्या। बात समझ में आ रही है। तो हमारे जो तथाकथित विद्वान होते हैं उनको दिमाग में सब दिया गया है वेस्टर्न एजुकेशन। तभी अंग्रेज लोगों ने यह सब प्रशिक्षण दिया था और विचार करने की हमारी सिद्धता ऐसी हो गई थी, और इसीलिए उनके दिमाग में या नई जनरेशन जो आएगी उनके मन में अपने देश की बात होनी चाहिए, अपने देश के हित की बात होनी चाहिए।
और इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षण, नेशनल एजुकेशन, इसी को माना गया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप दादा भाई नौरोजी, ये महान पंडित थे, उन्होंने बताया। अभी ये सब तो चीजें हो गई, ये सब कांग्रेस का सेशन हो गया, हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। मगर पूरी भारत में आपको पता नहीं रहेगा तो बता देता हूँ, पता रहेगा तो बड़ी अच्छी बात है। बायकॉट मतलब बहिष्कार परदेशी माल के ऊपर, इसका पहला प्रयोग महाराष्ट्र में पुणे में हो गया था और वो किया था स्वातंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने। तभी सावरकर जी महाविद्यालय में पढ़ते थे। लोकमान्य तिलक जी का बहुत बड़ा प्रभाव उनके ऊपर था और उन्होंने पुणे में बायकॉट ये मूवमेंट चलाई, परदेशी माल सब जमा किया गया। मगर लोगों के दिमाग में जाना चाहिए, उसके प्रति गुस्सा आना चाहिए, तो उसकी अंत यात्रा निकाली पूरे पुणे से और स्मशान भूमि में जाके, जहाँ पे शमशान घाट होता है, वहां जाके फिर सब माल वहां जमा करके रखा। उसके बाद सब नेता लोगों के भाषण वहां पे हो गए और फिर वो परदेशी माल जलाया गया। परिणाम, सावरकर जी के खिलाफ कॉलेज महाविद्यालय से एक्शन हो गई, मगर तिलक जी ने अपना शब्द रखा। फिर कॉलेज ने बोला उनको फाइन देना पड़ेगा। उस जमाने में 1905 ये साल में सावरकर जी को 10 रुपए का जुर्माना हो गया, वो भर दिया गया और उनका महाविद्यालय प्रशिक्षण शुरू रह गया। ये सब चीजें हैं। अभी लोकमान्य जी बीच में इंग्लैंड में गए थे, देखो उनके ऊपर अलग अलग मुकदमे चल रहे थे, उसी के लिए उनको इंग्लैंड जाना पड़ा। मगर वहां जाते हुए भी उन्होंने फोरसाइट दिखाई। वहां पे जो मजदूर पार्टी, लेबर पार्टी करके तैयार हो रही थी, वो लेबर पार्टी को फंड्स की जरूरत थी। तो इंग्लैंड में स्थित भारतीय व्यापारी मंडल जो था, उनसे तिलक जी ने पैसा इकट्ठा किया और लेबर पार्टी को पैसा दे दिया। क्यों? तो ये लेबर पार्टी कभी तो पॉलिटिक्स में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बड़ी पार्टी बनेगी और फिर भारत के प्रति कुछ ना कुछ वो हमें देंगे, वो याद रखेंगे कि हमने उनको मदद किया था शुरुआती तौर में। सो दिस इज, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी चेस हम लोग खेलते हैं, कभी कभी चेस खेलते वक्त ऐसी चीज होती है कि कोई भी मूव हम लोग नहीं कर पाते। उसी वक्त एखादा जो पॉन होता है वो आगे ढकला जाता है, अभी दूसरी मूव नहीं करके इसको आगे ढकला और ढकलो आगे, और कभी तो उसका राजा बन जाता है। तो ये चीज यहाँ पे लोकमान्य जी की थी। अभी बंगाल की पार्टीशन, ये बड़ा एपिसोड इंडिया में आ गया, समझने की कोशिश कीजिए। 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिश लोगों ने क्रश किया, मगर तभी उनको पता चला कि यहाँ के जो मुसलमान लोग हैं वो मुगल एम्पायर को अपना बादशाह मान रहे हैं, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट में दिल्ली के सिंहासन पे बहादुर शाह जफर, इनको बिठाया गया था। ब्रिटिश लोगों ने अभी मुसलमानों को अपना शत्रु समझा, आर्मी में उनका नंबर ज्यादा रखा, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको लिया नहीं था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई और ब्रिटिश लोगों को समझ में आ गया कि मुसलमान हमारे अच्छे मित्र हो सकते हैं, उनको कुछ तो सुविधाएं दे दो। और फिर उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी चालू की, मुस्लिम वर्सेस हिंदू झगड़ा लगाओ और आसानी से हम लोग राज करेंगे आपके ऊपर, ये उनका स्ट्रक्चर था। तो मुस्लिम वर्सेस हिंदू झगड़ा चालू करने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज थी
वो थी बंगाल। जैसे कि शुरुआती दौर में ब्रिटिश लोगों ने बंगाल जीता था, तो बंगाल के आजू बाजू के भी टेरिटरी उसमें शामिल थे। अगर हम लोग बंगाल प्रोविंस ही बोलेंगे तो उसमें क्या क्या था, तो आज जो हम लोग भारत का मैप देखते हैं उसी में जो वेस्ट बंगाल आता है स्टेट, वो पूरा था। बांग्लादेश, ये असल में तो बंगाल का ही हिस्सा है, तो वो भी पूरा था। बंगाल प्रोविंस में इसके अलावा आसाम, बिहार, अभी तभी का बिहार है, उसमें झारखंड भी शामिल है, और ओडिशा का कुछ हिस्सा। इतना बड़ा बंगाल प्रोविंस था। देखो, ये बंगाल स्टेट नहीं है, उस वक्त प्रोविंस ही बोला जाता है, और ये बंगाल प्रोविंस ही थी। अभी ब्रिटिश लोगों ने उसका पार्टीशन, ब्रिटिश लोग मतलब था, अभी वाइसरॉय बन गया था लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया अभी बंगाल की पार्टीशन करेंगे। उसने रीजन दिया कि बंगाल प्रोविंस ही बहुत बड़ी है, और वैसे भी बंगाल का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमको ये सब एरिया एडमिनिस्टर करने में तकलीफ होती है, तो इसीलिए क्या करो, बंगाल की पार्टीशन। और उन्होंने डिसाइड किया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे पार्टीशन हो। अभी ये पार्टीशन अगर होती थी तो प्रॉब्लम क्या क्या था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदू पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ जाएगी वो मुसलमानों के साथ ज़्यादा जाएगी और हिंदू मुस्लिम एनिमिटी पैदा होगी। वेस्ट बंगाल एरिया है जहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे, तो वहाँ पे हिंदू के हिसाब से काम होगा और हिंदू मुस्लिम एनिमिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है ऑल ओवर इंडिया हिंदू मुस्लिम झगड़े चालू हो सकते हैं, ये प्रोविंसी का ऐसे डिवीजन करने की वजह से। ये एक चीज़। अभी दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो बंगाली स्पीकर्स हैं, जो हिंदू हैं बंगाली स्पीकर, उनका कहना था कि ईस्ट बंगाल में बंगाली स्पीकर तो बहुत है मगर हिंदू बंगाली स्पीकर बहुत कम है। वेस्ट बंगाल में हिंदू बहुत है मगर बंगाली स्पीकर कम है, तो दोनों प्रोविंसी में बंगाली हिंदू स्पीकर्स की पॉपुलेशन ये डिवाइड हो रही थी और उनको ऐसा लगता था कि दोनों जगह पे हम लोग माइनॉरिटी में रहेंगे, तो उन्होंने अपोज चालू किया। लोकमान्य तिलक जी ने समझा कि ये जो हमारे भारतीय समाज में डिवाइड करने का सब प्लान चल रहा है ये बराबर नहीं है, और आंदोलन छेड़ा गया जिसको बोलते हैं वंग भंग आंदोलन। ओरिजिनल बंगाल का जो हमारे एपिकल रिकॉर्ड्स में नाम आता है वो है वंग, वंग देश करके बोला जाता है। तो ये वंग देश जो वंग को भंग मतलब ब्रेक किया, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। बंगाल के लोग शामिल होने वाले ही थे मगर उसके साथ साथ भारत भर से उनको सपोर्ट मिल गया। बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में से लाला लजपत राय और लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से आंदोलन चालू हो गया। ब्रिटिश लोगों को ये पहली बार 1885 के बाद पहली बार ऑल ओवर इंडिया तौर से आंदोलन होने वाली चीज देखने लगी। मगर कर्जन को क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये चीज जरूरी थी बंगाल की पार्टीशन। कर्जन फंस गया था, मगर ब्रिटिश लोगों ने एज ए पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम लोगों को शांत कैसे करेंगे। तो पहली चीज ऐसे हो गई कि उन्होंने पार्टीशन डिक्लेयर की थी, वो होने वाली थी बाद में, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम पूरा होने के बाद पार्टीशन होने वाली है। तो पार्टीशन जिस दिन होने वाली थी उसके पहले ही लॉर्ड कर्जन को गवर्नर वाइसरॉयशिप से हटा दिया। तो हमारे लिए एक बार अच्छी बात हो गई, भाई जिसने पार्टीशन की उसको हटा दिया, मगर पार्टीशन तो हो गई। अभी ब्रिटिश लोगों को ऐसे लगा कि अगर हम लोग पार्टीशन पीछे लेंगे तो भारतीय लोगों के मन में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भारतीय लोग आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश लोगों को पीछे आना पड़ता है,
इसलिए ब्रिटिश लोगों ने पार्टीशन होने दी। देखो पॉलिटिक्स कैसा होता है, कर्जन को तो हटा दिया मगर पार्टीशन होने दी। और 1911 में बंगाल की पार्टीशन वापस भी ले ली। तो ये सब काम पार्टीशन के बंगाल के पॉलिटिक्स में हो गया। 1907 सूरत में कांग्रेस का सेशन था जिसमें कांग्रेस स्प्लिट, मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। बीच में मुस्लिम लीग ये नाम की पॉलिटिकल पार्टी भी एस्टेब्लिश हो गई। ब्रिटिश लोगों ने अभी कहना चालू हो गया कांग्रेस रिप्रेजेंट हिंदूज, तो मुसलमानों के लिए भी ऐसी पार्टी चाहिए, तो वो हो गई मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कांग्रेस इज ओनली हैविंग हिंदू डोमिनेंस। कांग्रेस वाले बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मतलब उस वक्त की, आज की नहीं, ये फिर एक बार बोलता हूँ कि इसको भारतीय राष्ट्रीय सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। तो तभी जो लीडर थे उनका कहना था कांग्रेस पार्टी इज नॉट ए रिलीजियस पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, सभी भारतीय लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। और उनका धोरण ही वो था। इसलिए तो दादा भाई नौरोजी, अगर कांग्रेस हिंदू पार्टी होती थी तो पारसी समुदाय के दादा भाई नौरोजी, क्रिश्चियन समुदाय के व्योमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह, पारसी फिरोज शाह मेहता, ये लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते अगर हिंदू पार्टी होती तो कांग्रेस ये सबकी पार्टी है। तो ये कांग्रेस वालों का कहना है, मगर ब्रिटिश लोगों ने जानबूझ के उसको आज बोला जाता है गोबेल्स नीति। तो एक ही चीज बार बार बोलो तो लोग मानते हैं हाँ भाई कांग्रेस मतलब क्या, हिंदू पार्टी, और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए। तो भारतीय समाज में डिवाइड ये ब्रिटिश लोगों ने अचीव किया। ओके, और फिर और एक चीज आ गई, वो है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ गए। उसमें उन्होंने मान्य किया कि हिंदू मुसलमान एनिमिटी होने की वजह से जो पार्लियामेंट में मेंबर आप लोग भेजने वाले हैं उसमें मुसलमान भी आने जरूरी है, और इसीलिए हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट, ये चीज तभी ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की। ये सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंसी है, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक मेंबर आ जाएगा ओपन करके और एक मेंबर आ जाएगा ओनली फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। तो ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने एक्सेप्ट किए, दैट इज अकॉर्डिंग टू मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये सब चीजें मतलब ब्रिटिश लोगों का अभी जो काम चल रहा है वो डिवाइड एंड रूल, इसके लिए कांग्रेस की डिवीजन हो गई, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, भारतीय समाज की डिवीजन हो गई, हिंदू मुसलमानों को अलग करने की कोशिश की गई, लोकमान्य तिलक जी को जेल में भेजा गया, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और उनको सजा हो गई। वो थी मंडाले की जेल में। मंडाले मतलब तभी म्यांमार का हिस्सा था। आज जो ब्रह्मदेश, उस वक्त का ब्रह्मदेश या बर्मा, इसे आज म्यांमार कहा जाता है, वहाँ पे मंडाले नाम की जगह है। तो वहाँ जेल में लोकमान्य जी को भेजा गया। तो भारत की भूमि से दूर, जो मुख्य भूमि है उससे दूर वहाँ रह जाओ। अभी 6 साल लोकमान्य जी वो मंडाले में गए और उनको व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। उन्होंने बोला कि आपके जेल में जो खाना होता है वो मेरे लिए ठीक नहीं होता है, तो उनको उनका कुक लाने की भी अनुमति दी गई। तो उनका कुक उनके लिए खाना पका के देता था। फिर बैठते बैठते क्या करना है, तो उन्होंने टाइम वेस्ट करना उनको पसंद नहीं था। उन्होंने ये 6 साल में 2 ग्रंथों का लिखान वहाँ पे किया। वो एक है जिसका नाम है गीता रहस्य, और दूसरा है उसका नाम है आर्टिक होम इन वेदांस। अभी ये सब होते हुए लोकमान्य तिलक जी ने स्कूल भी चालू किया था, जेल में नहीं, पहले ही
उनका स्कूल चालू था तो राष्ट्रीय शिक्षण हो रहा था। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर चालू किए थे, एक का नाम था मराठा और दूसरे का नाम था केसरी। तो मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी जो था वो मराठी में था, तो याद रखो। ऐसे 2 वृत्तपत्र लोकमान्य जी के साथ उन्होंने ही शुरू किए हुए थे, तो इसके लिए उनका प्रचार बड़ी अच्छी तरह से चल रहा था। इंग्लैंड में माहौल बिगड़ते नजर आ रहे थे। धीरे धीरे यूरोप वर्ल्ड वॉर की तरफ खींचते हुए दिखाई देता था। लोकमान्य जी 1908 से लेके 1914 तक मंडाले में थे। ऐसा लग रहा था कि 8 के बाद ही युद्ध आरंभ हो जाएगा, मगर युद्ध आरंभ हुआ नहीं। अभी ये सब माहौल चल रहा था, उसके साथ साथ एक पैरेलल समांतर ऐसा माहौल यहाँ पे चल रहा था। इसका नाम है सशस्त्र क्रांतिकारक, आर्म रिवोल्यूशनरिस्ट मूवमेंट। ये लोग ऐसे मानते थे, जो एक्सट्रीमिस्ट है उनसे भी आगे जाके ये लोग ऐसे मानते थे कि ब्रिटिश लोगों को मारे बिना आज़ादी संभव नहीं। ब्रिटिश लोगों के ऊपर अपना चेक बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अगले लेक्चर।